हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग मतलब जो पैसा हम बोरो करते हैं जब हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। बोरोइंग्स हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो हो रही होती हैं। तो जो भी असर्शंस बैलेंस शीट के केस में हम अप्लाई करते हैं, जो असर्शंस हम बैलेंस शीट के केस में लेते हैं, वही असर्शंस अप्लाई होंगी इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ बोरोइंग्स। तो सबसे पहले असर्शंस ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असर्शन हम बैलेंस शीट के केस में हमने पढ़ी थी, एग्जिस्टेंस, देन कंप्लीटनेस, देन वैल्यूएशन एंड देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो बोरोइंग के केस में एग्जिस्टेंस मतलब एंश्योर दैट ऑल बोरोइंग ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम्स बाय बैंक्स और अदर थर्ड पार्टीज। मतलब जो भी बोरोइंग्स हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिख रही होती हैं, हमें ये एंश्योर करना है, ऑडिटर को ये एंश्योर करना है कि वो वैलिड क्लेम्स हो, यानी कि हकीकत में हमने वो बोरोइंग्स की हो, ना कि कोई फेक अमाउंट दिख रहा हो जो भी बैंक से या फिर थर्ड पार्टी से। देन कंप्लीटनेस में एंश्योर दैट ऑल बोरोइंग्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन अ टाइमली बेसिस, यानी कि जो बोरोइंग्स हैं वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही हो और जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें टाइमली बेसिस पर हम उनको रिकॉर्ड कर दें। देन वैल्यूएशन मतलब जो लायबिलिटी है वो रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट, यानी कि सही अमाउंट पर रिकॉर्ड करी गई हो, ना ही वो अंडर स्टेटेड हो ना ही ओवर स्टेटेड हो। देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड हमारी क्या असर्शन होगी, एंश्योर दैट बोरोइंग हैव बीन प्रेजेंटेड, ये एंश्योर करना कि बोरोइंग प्रेजेंट करी गई है, क्लासीफाई करी गई है और डिस्क्लोज करी गई है बैलेंस शीट में इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो एप्लीकेबल FRF है, जो भी हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमने चूज़ कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो अप्लाई करा गया हो बोरोइंग्स को प्रेजेंट करने में, क्लासीफाई करने में और डिस्क्लोज करने में। तो ये हमारी कुछ असर्शंस हैं जो कि ऑडिटर अप्लाई करेगा इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ बोरोइंग। अब इसके बाद में बोरोइंग्स का क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं ऑडिट का ऑडिट करने में बोरोइंग्स का। सबसे पहले एंश्योर दैट द लोन्स ऑब्टेन्ड आर विद इन द बोरिंग पावर ऑफ द एंटिटी। सबसे पहले ऑडिटर ये एंश्योर करेगा कि जो एंटिटी ने बोरिंग ले रखी है वो एंटिटी की बोरिंग पावर के अंदर है। मतलब कि अगर एंटिटी मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन ले सकती है तो एंटिटी ने उतना ही लोन लिया हो, ना कि उससे एक्सटेंड कर दिया हो। तो ये ऑडिटर चेक करेगा कि जो एंटिटी की बोरिंग पावर है एंटिटी ने उसी के विथिन में लोन लिया हो। देन एग्जामिन द रेलिवेंट रिकॉर्ड टू जज द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द लोन। उसके बाद में रेलिवेंट रिकॉर्ड जो भी उसका पास्ट ट्रैक होगा, जो उसकी जनरल एंट्रीज होंगी या फिर जो भी बाउचिंग कर रखी होगी, जो भी उसका जो एक लाइन ऑफ रिकॉर्ड्स होगा, उसको ऑडिटर चेक करेगा। क्या जज करने के लिए, वैलिडिटी जज करने के लिए और एक्यूरेसी जज करने के लिए, जो हमने लोन लिया है उसके लिए, कि क्या हमने सिक्योरिटीज़ रखी हैं, कितने का हमने लोन लिया, ये सब चीज़ें चेक करेगा। देन एग्जामिन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द लोन एग्रीमेंट। जो लोन एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको एग्जामिन करेगा ऑडिटर। एंड द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एग्जामिन करेगा। इफ़ एनी एविडेंसिंग चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन एंड एडवांसेस, अगर कोई एविडेंसिंग चार्ज है, यानी कि हमने किसी को एज अ गारंटी शो करा है या फिर कोई किसी चीज़ की हमने सिक्योरिटी रखी हुई है, तो जो भी एविडेंसिंग चार्जेस हैं उसको भी ऑडिटर चेक करेगा। वेयर द एंटिटी हैज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट, जहाँ एंटिटी ने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द RBI और अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आर कंप्लाइड विद। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो RBI ने गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं या फिर जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, मतलब जो अथॉरिटी उस डिपॉजिट को गवर्न कर रही है, जो भी उसके रिगार्ड में जिसने भी गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं, उस अथॉरिटी के जो रेगुलेशंस है उसके अंडर में ही कंपनी ने वो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हों। ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक शोइंग द बैलेंस इन द अकाउंट्स एज एट द एंड ऑफ द ईयर। एक सर्टिफिकेट बैंक से ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, बैंक से एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लेगा जिसमें कि बैलेंसेस दिख रहे होंगे डिफरेंट अकाउंट्स के, जो भी बैंक से हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स रिलेटेड हैं, तो उन सब अकाउंट्स का जो लेजर होगा वो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। देन सर्टिफिकेट में ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक शोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट। जो भी हमने सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कर रखा है अगेंस्ट आवर बोरोइंग्स, उसका सर्टिफिकेट ऑडिटर ऑब्टेन करेगा विद द बैंक एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। जो हमने लोन के लिए सिक्योरिटी दी है उसका सर्टिफिकेट, और ऑफ द चार्ज क्रिएटेड ऑन एसेट, या फिर जो हमने अगर कोई एसेट हमने रखी हुई है ऑन मॉर्गेज विद द बैंक या फिर ऑन
लीन विद द बैंक तो फिर उसका सर्टिफिकेट, एंड कन्फर्म डेट द सेम हैज़ बीन करेक्टली डिस्क्लोज्ड एंड ड्यूली रजिस्टर्ड विद द आरओसी, और ये कन्फर्म करेगा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उसके पास में वो डिस्क्लोज करा गया हो और ड्यूली रजिस्टर्ड कर दी गई हो वो बोरोइंग, एंड रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस, और जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है उसमें भी रिकॉर्ड कर दिया गया हो। बेसिकली जो ऑडिट ऑफ बोरोइंग है उसमें सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को ऑडिटर चेक करेगा कि जो हमने बोरोइंग ली है वो लीगली हमने ली हो, जो हमने सिक्योरिटीज़ हैं उसको चेक करेगा, जो भी सर्टिफिकेट हमने बैंक से इशू हुआ है वो उसको चेक करेगा, जो RBI की गाइडलाइंस हैं उसको चेक करेगा। तो ये एक पूरा लीगल प्रोसीजर है, इसको हमें एज इट इज़ याद करना होगा, इसको शॉर्ट करने का या फिर इसको मेमोराइज करने का कोई तरीका नहीं है। ये पॉइंट्स जैसे लिखे हुए हैं हमें वैसे ही लर्न करने हैं। रिकनसाइल द बैलेंस इन द ओवरड्राफ्ट और लोन अकाउंट में या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जो बैलेंसेज हैं उसको रिकनसाइल करेगा, उसको मैचअप करेगा विद द शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, मतलब रिकन्सिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद आवर कैश बुक और बैंक पासबुक, उसको रिकनसाइल करेगा ऑडिटर। आफ्टर दैट वेरीफाई द लोन और ड्राफ्ट हैज़ बीन रेज्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये वेरीफाई करेगा कि जो लोन है या फिर जो ड्राफ्ट हमने रेज करा हुआ है, जो लोन हमने लिया है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने लिया हो, उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने साइन किया हो। इन केस ऑफ अ कंपनी ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज टू रेज अ लोन और बोरो फ्रॉम अ बैंक, कंपनी के केस में केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही ये पावर होती है कि वो कोई लोन ले सकते हैं या कोई बोरोइंग कर सकते हैं। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि किसी और व्यक्ति ने अदर देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोन इशू ना करा हो, मतलब ये लोन ना लिया हो, क्योंकि कंपनी के केस में स्पेशली सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऑथोराइज्ड होते हैं किसी भी लोन या किसी भी बोरोइंग को बैंक से लेने के लिए। आफ्टर डेट कन्फर्म इन द केस ऑफ अ कंपनी, ये कन्फर्म करेगा कि कंपनी के केस में डेट द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कंडीशन सेक्शन 180 कंपनीज एक्ट में दे रखी हैं एज रिगार्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन है जो एक कंपनी बोरो कर सकती है, डेट द कंपनी कैन रेज हैज़ नॉट बीन कंट्रावीन्ड, उन कंडीशंस को कंट्रावीन नहीं करा गया, उनको वायलेट नहीं करा गया, उनको स्किप नहीं किया गया है, यानी कि जो भी कंडीशन सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी हैं, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एक कंपनी ले सकती है उन कंडीशंस को भी फॉलो किया गया हो। देन असर्टेन द पर्पज़ ऑफ विच लोन हैज़ बीन रेज, ये पर्पज़ का हमें डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है कि किस पर्पज़ से हम लोन को ले रहे हैं, एंड मैनर इन विच इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, और किस तरीके से जो लोन का पैसा हमने लिया है बैंक से उसको हम यूज़ करने वाले हैं, एंड एंश्योर दैट दिस हैज़ नॉट प्रीजुडिशियली अफेक्टेड द एंटिटी, और ये एंश्योर करेंगे कि ये जो लोन हमने लिया है ये किसी भी तरीके से एंटिटी के प्रीजुडिस को अफेक्ट ना करे, मतलब एंटिटी का जो नेचर है, जो उसका पर्पज़ है, जो उसका मेन बिजनेस है उसको अफेक्ट ना कर रहा हो। देन डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर क्या होता है डिस्कस करते हैं। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक कन्फर्मेशन फ्रॉम मेजर लैंडर्स, जो मेजर लैंडर है यानी कि जिन्होंने हमें ज़्यादा मतलब बहुत बड़े अमाउंट का, एक बल्क अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर रखा है, वो हमारे मेजर लैंडर्स में आते हैं, तो उनकी कन्फर्मेशंस ज़रूरी होती हैं ऑडिटर के लिए। विद रिगार्ड टू मेजर आस्पेक्ट्स रिलेटेड विथ लोन, जो भी लोन से रिलेटेड मेजर आस्पेक्ट्स हैं मेजर लैंडर्स की, उनसे रिलेटेड कन्फर्मेशन ऑडिटर लेता है। प्रोसीजर क्या है, डिज़ाइन द कन्फर्मेशन इन अ मैनर डेट आस्क फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन लाइकली टू बी रेलिवेंट फॉर ऑडिट पर्पस, ऑडिट पर्पस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है विथ रिगार्डिंग टू लोन, विथ रिगार्ड टू बोरोइंग्स, वो ऑडिटर पूछता है उन मेजर लैंडर्स से, जो ऑडिटर मतलब जिनको ऑडिटर ज़रूरी समझता है कि इन्होंने कंपनी को बहुत बड़ा लोन प्रोवाइड कर रखा है, तो उनके लिए ऑडिटर एक कन्फर्मेशन डिज़ाइन करता है, वो इस तरीके से डिज़ाइन करता है उस कन्फर्मेशन को, उस क्वेश्चनायर को, जिससे कि जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन है, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ऑडिट के लिए, वो उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सके। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट क्या है जिस रेट पर लोन दिया गया है, ड्यू डेट क्या है, द डेट टू विच इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड, और किस डेट को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चनायर में, उस कन्फर्मेशन में शामिल होती है, जो कि वो मेजर लेंडर से पूछता है या फिर उन्हें सेंड करता है। सेंड द रिक्वेस्ट अंडर ओन कंट्रोल टू द लेंडर्स, मतलब ऑडिटर ऐसा नहीं है कि ऑडिटर कंपनी से कह दे कि भाई आप जितने भी आपके मेजर लेंडर्स हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन हमें दिलवाइए या उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेके आइए। ऑडिटर अपने खुद के कंट्रोल में ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लेंडर्स को भेजता है, जिससे कि कोई भी उसमें मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एलोकेशन, कोई भी फ्रॉड ना किया जा सके। क्योंकि अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, कोई चीज़ छुपा रही है, और हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी को ही दे दी कि आप हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए अपने लेंडर से, तो फिर कंपनी उसमें भी कुछ ना कुछ गलती कर सकती है, जो हमारा प्रोसीजर होगा वो फेल हो जाएगा,
इसलिए जो ऑडिटर होता है वो अपने कंट्रोल में ये रिक्वेस्ट को सेंड करता है टू द लेंडर्स। इन केस ऑफ नॉन रिप्लाई, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है उन लेंडर्स की तरफ से, वो लेंडर्स हमें जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस करे, इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, सेंड रिमाइंडर्स, तो उनको रिमाइंडर भेजा जाता है, उनको एक दोबारा से याद दिलाया जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है। इन केस ऑफ कंपेयर रिप्लाइज टू रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट हमने करी थी, जो क्वेश्चन हमने पूछे थे, अब जो रिप्लाई उन्होंने हमें दिया है, हो सकता है वो बात को घुमाने की कोशिश करें, इसलिए जो रिप्लाई उन्होंने दिया है हम अपनी रिक्वेस्ट से उस रिप्लाई को कंपेयर करेंगे, उस रिप्लाई को देखेंगे कि उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है और हमने क्या क्वेश्चन पूछा था। फॉर एनी एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, अगर कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई की जाती है, परफॉर्म नेसेसरी इंक्वायरीज विद द मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ एनी पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, मतलब अगर ऑडिटर को उन रिक्वेस्ट में, उन रिप्लाईज में कोई भी गलती लगती है, कोई भी मिस स्टेटमेंट लगता है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से बात करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा और उस पॉसिबल मिस स्टेटमेंट के लिए जो भी इंस्टेंसेस हैं, जो भी स्टेप्स वो ले सकता है, वो उन स्टेप्स को फॉलो अप करेगा। तो ये थी हमारी डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, जो कि वो मेजर लेंडर से लेता है, मेजर लेंडर से एक कन्फर्मेशन डिज़ाइन करता है और रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट अपने ओन कंट्रोल में सेंड करता है, और अगर उन रिक्वेस्ट का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो एक रिमाइंडर सेंड करता है पहले, फिर जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको रिप्लाई से कंपेयर करता है, एंड देन अगर उसे कुछ भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन लगती है मिस स्टेटमेंट की, तो वो मैनेजमेंट से बातचीत करता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है। इसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3, that is for long term borrowing. This we will discuss in the next video. Till then, if you have any doubt regarding this topic, you can ask in the comment section.